हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कैसे टीपी एक्ट को पढ़ा जाए कि टीपी एक्ट का सारा सेक्शन, सारा प्रावधान याद हो जाए। तो दोस्तों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या फिर कोई प्रावधान किसी भी लॉ से रिलेटेड जो समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग आज के लेक्चर पे आते हैं। तो आज के जो लेक्चर है, आज के इस लेक्चर में लोग क्या जानने वाले हैं कि आखिर कैसे टीपी एक्ट को पढ़ा जाए, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को, कि उसमें जो जितना भी सेक्शन है वो एकदम कंठस्थ याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टू दी पॉइंट आने से पहले आप कुछ टीपी एक्ट से रिलेटेड कुछ रिलेटेड प्रोविजन पे आप गौर कर लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टीपी एक्ट जो है अप्लाई होता है तो सिर्फ उस ट्रांसफर पे ही अप्लाई होता है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है बिटवीन द लिविंग पर्सन, दैट मींस बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज जो ट्रांसफर होता है उसी ट्रांसफर पे टीपी एक्ट अप्लाई होता है। क्लियर। ट्रांसफर को लेके इसका एप्लीकेबिलिटी के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं पहला पॉइंट से कि टीपी एक्ट जो है अप्लाई होगा उस ट्रांसफर पे ही जो हुआ है बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। क्लियर। तो वह ट्रांसफर जो बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज होता है, ऐसे ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर इंटर वाइवस। ठीक है, क्लियर। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए ऐसे ट्रांसफर का, जैसे सेल। ठीक है, सेल क्या है? ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। ठीक है। गिफ्ट क्या है? ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। एक्सचेंज क्या है? ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल हैं। जब हम इसके टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी के बारे में हम लोग जब जानेंगे तो आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर इसका टेरिटोरियल एक्सटेंशन कहां कहां है, दैट मींस कि टीपी एक्ट कौन कौन से टेरिटरी में अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर है दोस्तों ये है पार्ट फर्स्ट। क्लियर। आज का जो लेक्चर ये पार्ट फर्स्ट है टीपी एक्ट से रिलेटेड, और टीपी एक्ट से रिलेटेड जितना भी प्रावधान जो बच जाएगा, जो इस पार्ट में कवर नहीं हो पाएगा, उस पार्ट पे हम लोग, उस प्रोविजन पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे हम लोग कहां थे? हम लोग एप्लीकेबिलिटी में थे। तो हम लोग ट्रांसफर को लेके टीपी एक्ट का एप्लीकेबिलिटी जाने। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन होगा वह दो व्यक्ति, और एक बात दोस्तों, एक बार नोट कर लीजिए कि ट्रांसफर जब भी होगा तो बिटवीन टू लिविंग पर्सन होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कम से कम दो व्यक्ति होना ही चाहिए फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, एक जो ट्रांसफर करने वाला होगा, दूसरा जो ट्रांसफर जिसको किया जाएगा। तो ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? ट्रांसफेरर, और जिसको ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफेरी। और दोनों जीवित होना आवश्यक है। कब? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। क्लियर दोस्तों। इसमें एक और पॉइंट जो नोट कीजिए कि जो टीपी एक्ट है वो उस ट्रांसफर पे अप्लाई नहीं होता है जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कंडक्ट होती है। क्लियर। क्योंकि ऐसे ट्रांसफर जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होती है वह रेगुलेट होता है पर्सनल लॉ के द्वारा। क्लियर। पर्सनल लॉ के द्वारा, पर्सनल लॉ कहने का मतलब हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि टीपी एक्ट को लेके कि आखिर टीपी एक्ट को इनेक्ट ही क्यों किया गया, इसको इनेक्ट ही क्यों किया गया, दैट मींस इसको क्यों बनाया गया। देखिए क्यों बनाया गया, क्योंकि 1882 की पहले जो भी लॉ था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, उसमें, उस लॉज में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। क्लियर। तो टीपी एक्ट 1882 इसलिए इनेक्ट हुआ क्योंकि उन सभी लॉज को यूनिफॉर्म किया जाए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लॉ था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके। ठीक है, कोई लॉ कुछ कह रहा था, कुछ लॉ कुछ कह रहा था, तो इससे क्या हो रहा था? कॉन्फ्लिक्शन हो रहा था लॉ में। ठीक है, क्लियर। तो इसी कॉन्फ्लिक्शन को दूर करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इनेक्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि अब बात कीजिएगा कि आखिर इससे, इस एक्ट से पहले ऐसा कौन कौन सा लॉ था जो गवर्न कर रहा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को? तो मद्रास रेगुलेशन थे, बॉम्बे रेगुलेशन था। ठीक है, कोलकाता रेगुलेशन था, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करती थी, और ये सभी कॉन्फ्लिक्शन में था। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट था, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ही इसको इनेक्ट किया गया। ठीक है, तो इनेक्ट कब किया गया? देखिए, इसको इनेक्ट किया गया है 17 फरवरी 1882 को। ठीक है, दैट मींस कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना कब? 17 फरवरी 1882 को ये इनेक्ट हुआ। लेकिन ये लागू कब से हुआ है? ये लागू हुआ है 1 जुलाई 1882 से। ठीक है, देखिए इनेक्टमेंट कब होता है? जब लॉ बन चुका होता है,
और कमेंस्ड का मतलब जब वो एक्ट लागू होने लगता है तब हम लोग कहते हैं कि वह लॉ कमेंस्ड हुआ है, दैट मीन्स वह लॉ वो एक्ट पार्टिकुलर डेट से लागू हो गया है। ठीक है, तो 17 फरवरी को इनेक्ट हुआ और 1 जुलाई को ये एक्ट लागू हो गया। क्लियर। देखिए दोस्तों, कुछ जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल भी पूछे जाते हैं टीपी एक्ट से रिलेटेड। जैसे कि सवाल अगर ये पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को सबसे पहले कब संशोधित किया गया था, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट कब हुआ था सबसे पहली बार, तो 1885 में हुआ था। उसके बाद सेवरल अमेंडमेंट्स हुए, जैसे 1900 में अमेंडमेंट हुआ, 1904 में अमेंडमेंट हुआ, उसी प्रकार 1915 में हुआ, 1929 में अमेंडमेंट हुआ टीपी एक्ट में। ठीक है, लेकिन जो पहला अमेंडमेंट हुआ था 1885 में, 1885 में हुआ था। आप ये कुछ रिलेटेड प्रोविजन है, रिलेटेड पॉइंट टीपी एक्ट से, ये आप जान लीजिए। अब हम लोग आते हैं आज के इस लेक्चर के टॉपिक पे कि आखिर टीपी एक्ट को कैसे याद किया जाए टोटल सेक्शंस के साथ। तो दोस्तों, आप सबसे पहले टीपी एक्ट को जब देखिएगा तो टीपी एक्ट डिवाइडेड है टोटल 8 चैप्टर्स में। ठीक है, तो अगर चैप्टर वाइज याद करते हैं तो पूरा सेक्शन कवर अप हो जाता है। तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 उठाइए। चैप्टर 1 का जो डिस्कशन जो डील करता है, चैप्टर 1 वो प्रिलिमिनरी पॉइंट पे डिस्कशन करता है और चैप्टर 1 के अंतर्गत जो भी सेक्शन आते हैं वो है 1, 2, 3, 4। पहला तो उसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट बता देता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 3, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन क्लाउज है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको डिफाइन किया गया है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से नेगोशिएबल, उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट जो है, जो कवर करता है प्रिलिमिनरी इश्यूज को, वो आता है सेक्शन 1 to 4। ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज जब याद कीजिएगा तो आपको आराम से पूरा सेक्शन टीपी एक्ट याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिलिमिनरी इश्यूज पे, ठीक है, जो है 1 to 4 सेक्शन में। क्लियर। उसके हम लोग आते हैं चैप्टर 2 में, जो जनरल प्रोविजन है रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों, चैप्टर 2 जो है ये जनरल प्रोविजन है रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और चैप्टर 2 में जो ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों प्रॉपर्टी का होता है, वो मूवेबल का भी होता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी होता है। दैट मीन्स कि जो भी ट्रांसफर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा उस ट्रांसफर पे चैप्टर 2 अप्लाई होता है टीपी एक्ट का। ठीक है, क्लियर। और चैप्टर 2 का जो संबंध है वो है सेक्शन 5 से 53A तक। क्लियर। दोस्तों, चैप्टर 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कोई व्यक्ति खुद का संपत्ति खुद को ही ट्रांसफर कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि क्या कोई व्यक्ति खुद का प्रॉपर्टी खुद को ट्रांसफर कर सकता है, अगर कर सकता है तो कैसे और किस प्रावधान के तहत टीपी एक्ट का। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 का संबंध कौन कौन से सेक्शन से है, सेक्शन 5 से सेक्शन 53A तक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे रिलेवेंट प्रोविजन आते हैं, रिलेवेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डील किया गया है इस चैप्टर में। उसके हम लोग बात करते हैं चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 का संबंध है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो सेक्शन है वो सेक्शन 54 से 57। उसके चैप्टर 4 है जो मॉर्गेज से रिलेटेड है। ठीक है, और चार्ज है इसमें, मॉर्गेज और चार्ज से रिलेटेड है चैप्टर 4। ठीक है, मॉर्गेज का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 58 से सेक्शन 58 से 99 है, और चार्ज जो है वो सेक्शन 100 से 104 तक है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं चैप्टर 4 में। उसके बाद सेक्शन जो 5 है वो लीज से रिलेटेड, और लीज से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो है सेक्शन 105 से 170 तक। ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज में जब हम लोग आते हैं तो एक्सचेंज में जो सेक्शन है वो है सेक्शन 118 से 121 तक। क्लियर। उसके बाद गिफ्ट में जब हम लोग बात करते हैं तो गिफ्ट के लिए हम लोग को देखना पड़ता है चैप्टर 7, और चैप्टर 7 में जो सेक्शन है वो सेक्शन 122 से 129। ठीक है, 122 से 129। उसके बाद आता है लास्ट चैप्टर जो है रिलेटेड चैप्टर 8 है, और चैप्टर 8 का संबंध किससे है, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम से है। क्लियर। और ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के लिए हम लोग को चैप्टर 8 में कहां से कहां तक सेक्शन देखना होता है, तो 130 से 137 सेक्शन देखना होता है। तो कुल मिला के टीपी एक्ट में टोटल 8 चैप्टर है, और 8 चैप्टर बटा हुआ है 137 सेक्शन में। तो दोस्तों, आप अगर चैप्टर वाइज अगर कवर करते हैं इसको, तो टीपी एक्ट को पूरा कंप्लीट करने में मात्र 1 महीना लगेगा, और टीपी एक्ट पूरा सेक्शन वाइज याद हो जाएगा। तो यही एक तरीका है जिससे कि हम लोग पूरे सेक्शन को कवर कर सकते हैं टीपी एक्ट का। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया जाना कि
टीपी एक्ट का ट्रांसफर को लेकर क्या एप्लीकेबिलिटी है, वो कौन से ट्रांसफर में अप्लाई होता है, ठीक है। ट्रांसफर इंटरव्यूज का क्या मतलब होता है, उसके हम लोग जाने कि आखिर टीपी एक्ट इनेक्ट ही क्यों हुआ, ठीक है। दैट मीन्स यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इनेक्ट हुआ, इसमें हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को डिफाइन किया गया सेक्शन 5 में, जिसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे लेटर लेक्चर में, क्लियर। उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस किए कि इनेक्ट कब हुआ, लागू कब हुआ, पहले बार अमेंडमेंट कब हुआ टीपी एक्ट में। उसके बाद हम लोग जाने की आए कि आखिर टीपी एक्ट को कैसे याद किया जा सकता है, पूरा सेक्शन टीपी एक्ट का। तो चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, चैप्टर वाइज अगर याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाता है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, आप आज के इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। जो क्वेश्चन है कि क्या कोई व्यक्ति खुद की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर खुद को कर सकता है, अगर कर सकता है तो कैसे और किस प्रावधान के तहत, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।